गीता जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल आप वही लेता है जो बीमार होता है। और लेकिन जेंडर की भी अहमियत है। बहुत सारे क्लाइंट वो होते हैं जो डॉक्टर द्वारा भेजे जाते हैं, लेकिन हाँ इसमें कहा जाए तो शायद पुरुष ही ज्यादा लेता है, महिलाएं अक्सर इसमें चूक जाती हैं। क्यों? वैसे ये शायद इसको मैं स्पष्ट नहीं कह पा रही हूँ कि महिलाएं भी बहुत सीखती हैं, लेकिन कुछ केसेस में मैंने देखे कि महिलाओं ने कहा नहीं नहीं आप मेरे हस्बैंड को सिखा दीजिए, वो ठीक हो जाए फिर मैं बाद में देखूंगी। मतलब उनके द्वारा सुधारना चाहती हैं। हाँ। पहले इनको ठीक कर दीजिए फिर हम बाद में देख लेंगे। जैसे मैंने कहा दोनों लोग अब नहीं हम घर संभाल लेंगे, सुबह बच्चे देख लेंगे, आप इनको सिखा दीजिए। हालांकि सीरियसली महिलाएं लेती हैं इस चीज को, ये मैं कहूँगी। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं झांसी बुंदेलखंड की एक ऐसी शख्सियत से जो योगा गुरु के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा वो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत उम्दा काम कर रही हैं। चलिए मिलते हैं डॉक्टर गीता सहारिया से। नमस्कार गीता जी। नमस्कार, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी गीता जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप योगा से जुड़ी हुई हैं, शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दीजिए, कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? जी, मैं बुंदेलखंड के एक छोटे से ग्राम में मेरा जन्म हुआ था। हालांकि मेरे पिताजी झांसी में रहते थे, लेकिन मेरा इत्तेफाक से मेरा जन्म उस गांव में हुआ जिसमें कि चारों तरफ उस समय आग लगी हुई थी। मेरी माँ बेचैन थी उस समय। गाँव का नाम क्या था? गांव का नाम है पाड़वी। अच्छा, ये कहाँ होता है? ये मठ के पास है। अच्छा। तो चारों तरफ आग लगी थी और उस आग में मेरा जन्म हुआ। उस समय प्रज्वलित हुई आप। मेरी मम्मी को पेट में दर्द शुरू हुए और उस समय मेरे घर पे कोई नहीं था। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने सब एक त्रयोदशी में गए थे, तो वहाँ उनको गीता मिली। तो जब देखा गांव में आग लगी तो वो बेचारी प्रेग्नेंट लेडी तो निकल नहीं सकती, पूरा गांव भाग चुका था। तो गीता उठाई और उन्होंने सिर्फ योगीराज कृष्ण को याद किया। उसमें वही फोटो थी जो योगीराज की। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, जो आत्मा अभी पृथ्वी पर आई नहीं है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। आर्य समाजी थे, भगवान को मानते नहीं थे कि आज से मैं गीता को मानूंगा, कृष्ण को मानूंगा। वहीं से आपका नाम पड़ा? वहीं से फिर उन्होंने आके मुझे वही नाम दिया। जब पता चला कि उनके घर में लड़की पैदा हुई, उन्होंने कहा ये तो साक्षात गीता आ गई है। तो ऐसे मेरा जन्म हुआ। गीता जी, आपकी टोटल शिक्षा कहाँ तक रही? MA इकोनॉमिक्स, हिंदी में PhD मैंने किया, क्योंकि मुझे बचपन से ही नाम के अनुरूप मुझे किताबें पढ़ने का ऐसा शौक रहा कि मैं मतलब छुप छुप के भी पढ़ती थी। मैंने सारे उपनिषद, वेद समझ में नहीं आते थे फिर भी पढ़ती थी। दादाजी समझाते थे, लेकिन मेरे माता पिता तो मना करते थे कि इनको पढ़ने से क्या होगा, साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। लेकिन मैं उन्हें छुप छुप के एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ती थी और अपनी शिक्षा भी बाकायदा पूरी की मैंने। तो मैं चाहूँगा आप दादाजी के नाम का भी उल्लेख करें। हाँ, श्री बालाधर तिवारी। उनको पूरे गांव में क्या आसपास के 14 गांव में वो जाने जाते थे। ऐसा उनका परिचय था कि 14 गांव में वो जाने जाते थे। मुझे उन गांव का नाम तो नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर भी थे, वकील भी थे, कुछ नहीं, पर कानून भी जानते थे, उस सारे आयुर्वेद का ज्ञान था और वेद उपनिषद पढ़ते थे तो अच्छा सत्संग भी कर लेते थे। साधु लोगों को भी बुलाते थे, उनके साथ सत्संग करते थे। तो उन्होंने मुझे भी गीता रटवा दी। बिठालते थे, श्लोक सुना, मेरी बच्ची श्लोक, संगत का असर। फिर हम लोग झांसी आ गए क्योंकि हमको पढ़ाई करनी थी। तो झांसी में कहाँ पढ़ाई हुई आपकी पूरी? मेरी राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज में हुई। उसके बाद मैंने बुंदेलखंड से किया और PhD मैंने ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी से किया। क्या विषय रहा आपकी PhD? हिंदी, उपन्यास, साहित्य। तो वही चीज मैंने ली कि जिसमें पढ़ना ही पढ़ना है। और सबकी समीक्षा लिखी। तो मैंने उनके 50 उपन्यास थे, मैंने सबकी समीक्षा लिख दी। अच्छा। गीता जी, फिर आपका जीवन, क्योंकि बेटियों का जीवन आगे बढ़ के विवाह तक बढ़ता है, कहाँ आपकी शादी हुई और कहाँ आपका फिर आगे का जीवन था? हाँ, जब शादी हुई तो मैं चौंकी कि अब मैं पढ़ूंगी कैसे। लेकिन जुनूनी तो मैं इतना हूँ कि जो ठान लूँ मैं करके रहती हूँ। शादी के बाद भी मैंने अपनी शिक्षा नहीं छोड़ी, ना किताबें। किससे शादी हुई, उनके बारे में तो मेरी शादी हुई डॉक्टर रविशंकर सहारिया, चिरगांव। अच्छा। उनके पिताजी वहाँ के बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, डॉक्टर उमाशंकर सहारिया। उस परिवार में मेरी शादी हुई तो मुझे कॉर्पोरेशन मिला वहाँ। सबने आपको पढ़ने की अनुमति दी। जब देख लिया कि इतना जुनून है
कि यदि लाइट नहीं मिलेगी तो चंद्रमा की रोशनी में भी हम छत पे किताब लेके चले जाएंगे कि आज इसको खत्म करना है। तो आपके पतिदेव आपके लिए फलीभूत हुए हाँ हैं? मतलब इतना सहयोग कि पीएचडी में बहुत सहयोग किया, क्योंकि उन्हें पता था कि नहीं सहयोग करेंगे तो ये उदास रहने लगेगी, जी। लड़ेंगी नहीं लेकिन उदास हो जाएंगी। हाँ, मतलब वार्निंग थी। हाँ ये मेरा नेचर था कि यदि मेरे मन का काम नहीं हुआ तो बस एक बेचैनी, एक उदासी, जिंदगी से बेजारी जैसी प्रकट होने लगती जी। थी। मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि आप अपने परिवार का परिचय दें, आपकी बच्ची और उनका डिटेल भी बताएं। मेरे पतिदेव का तो बारे में मैंने बता ही दिया है। मेरा बच्चा विश्वजीत, वो इस समय मेरी तरह ही उसमें जुनून आ गया, जबकि सीधा है, ये जुनून आ गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कि उसने डीएनए का भी सब। हाँ मैंने तो सोचा था कि ये जॉब करे, जॉब एक शांतिपूर्वक कार्य होता है, लेकिन उसे बिजनेस का कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, जबकि मैंने कहा ये शौक मुझे नहीं था पैसा कमाने का। लेकिन उसने भी रेकी किया मेरे साथ, और रेकी करने के बाद वो कहता है बस मैं जो सोचता हूँ वो तो होना ही है। वो जॉब करता रहा, हैदराबाद में था। किस जॉब में है वर्तमान में? छोड़ दिया उसने बिजनेस। बिजनेस काहे का कर रहे हो? सेटअप कर रहे हैं अभी। जब मैंने कहा झांसी से ही? नहीं, उज्जैन में। अच्छा। फूड इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं। तो मैंने मना किया कि भाई एकदम से सर्विस नहीं छोड़नी हो या अभी नहीं। अच्छा। तो सर्विस नहीं छोड़नी है, बिजनेस एक साथ सेटअप करते रहेंगे। तो उसने कहा नहीं, कुछ बड़ा पाने के लिए छोटा छोड़ना पड़ता है। गीता जी, आपने बातचीत में बताया था कि आप वर्तमान में एक स्कूल का संचालन करती हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। बस ऐसे ही मैं देखा करती थी बच्चों को कि कैसे घूमते रहते हैं। कुछ स्ट्रीट के बच्चों को मैं देखा करती थी, क्या इनके लिए एक स्कूल नहीं हो सकता है, ये पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं। और जब पूछते थे तो वो कहते थे टीचर ध्यान नहीं देती हैं, जाते भी हैं। सरकारी स्कूल वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। तो क्या करेंगे वहाँ जाके, हम क्यों ना इन बच्चों को पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले तो मैंने निःशुल्क, एक हमारा घर था जो किराए से था, तो जिद कर करके मैंने चिरगांव में। हाँ चिरगांव में। किस नाम से है आपका स्कूल? मेरे स्कूल का नाम है पंडित छोटेलाल सहारिया इंटर कॉलेज, जिसे शॉर्ट में हम लोग CLS कहते हैं। जी। नाम क्यों रखा? क्योंकि मुझे वो मकान चाहिए था उस समय। अच्छा। तो दादी को पटाने के लिए अच्छा। कि दादाजी, स्वर्गीय दादाजी के नाम से मैं स्कूल खोलूंगी तो उनका नाम अमर हो जाएगा, ऐसा और वैसा नहीं। तो वो कहती क्यों, घर से बाहर निकल के वो इसके लिए तैयार नहीं थी कि मेरी बहू घर से बाहर क्यों निकले। लेकिन संघर्ष तो करना पड़ता है जीवन में। हाँ, कभी गुस्सा होके, कभी प्यार से, जैसे भी। वो बढ़ना तो आगे था, वो जुनून तो पीछे से काम कर रहा था। तो उस स्कूल में फिर आपकी भूमिका क्या थी? आप उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं? नहीं, मैं प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल हैं। पूरा मैंने उसको संभाला और बहुत ऊंचाइयों पे ले गए। चिरगांव कितने बरस से चला रही हैं? 30 वर्ष हो गए हैं। अच्छा। उसको नंबर 1 पे पहुंचाया, और एक दिन बिल्कुल मोह माया जैसे होती ना, सन्यासी त्याग देता, एक दिन उसे छोड़ दिया कि बस अब थोड़ा सा टाइम देंगे, अब मेरा दूसरा पीरियड शुरू हो रहा है। तो वो दूसरा पीरियड का भी उल्लेख कीजिए, क्योंकि मुझे जानकारी है कि आप योगा से भी जुड़ी हुई हैं। योगा, मेडिटेशन। ऐसे ही एक यात्रा पांडिचेरी की हुई, तो मैं वहाँ समाधि पे बैठी तो मुझे कुछ अलग अनुभव हो गई। पहले तो मैं नहीं जाना चाह रही, अरे ध्यान में बोरिंग में क्या करूंगी, चलो कहीं घूमते फिरते हैं। में गई थी आप? हाँ, लेकिन जो समाधि का आनंद मिला, एकदम से समाधि। फिर मैंने अष्टांग योग सीखा कि समाधि कैसे हो सकती, क्या है ये अनुभव है क्या। तो अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, इन सब की प्रैक्टिस की। लेकिन फिर सिखाने के दौरान फिर सिखाना भी मुझे था, क्योंकि हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसे भूल जाते हैं। कोई भी ज्ञान हो उसको बांटना चाहिए तो बढ़ता है। तो देखा कि अष्टांग योग का तो शब्द ही नहीं सुनना चाह रहे लोग, यम नियम तो दूर की बात है, आसन प्राणायाम कुछ नहीं सुनना चाह रहे। उस समय रामदेव जी भी नहीं आए थे, कितना प्रचार हो जाए। तो मुझे लगा कि कैसे प्रचार करें, बड़ा अपने आप को असहाय फील किया। तो कोई बात नहीं, हम उस पे आ गए। हमने फिर रहस्य पढ़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा। हमने कहा चलो आजकल लोग ये ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, NLP ये क्या है, माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करें, ये लोगों के ज्यादा शौक है कि हम दौलत कैसे कमाएं योग से। अब योग से तो नहीं कमाई जा सकती, लेकिन
बाद में लोगों को समझ में आया कि योग से वो दौलत कमाई जा सकती है जिसके सामने ये धन फीका है। आपका स्वर्ण भंडार रखा रहेगा, नोटों की गड्डियां रखी रहेंगी और आप तरसेंगे एक सांस के लिए। सेहत से बड़ी कोई दौलत कोई दौलत नहीं है। तो अब तक अगर आपसे पूछा जाए, अब तक कितने लोगों को आप प्रशिक्षित कर चुकी हैं? जैसा कि आपने बच्चे ने बताया था कि हम स्कूल में भी बच्चों को इस फील्ड से जोड़ते हैं, इसके बारे में मैंने स्कूल में भी योगा स्टार्ट किया, धीरे धीरे मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग कराई उनको, तो बच्चों को अच्छा फील हुआ, मतलब उनके पेरेंट्स भी खुश हुए। मेरे स्कूल में ज़्यादा लड़ाई झगड़े गैंगबाजी जो कि उस समय चल रही थी, बहुत ज़बरदस्त थी यूपी में, बच्चे शांत रहते थे। और मेरे यहाँ तो नया टीचर आके चौंकता था कि क्या मैडम का नाम लेने से बच्चे डरते हैं, जबकि मैं बिल्कुल डांट डपट नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि ज्ञान का डर था। ज्ञान की तलवार सबसे तेज होती है। बच्चों को पता था कि मैडम के पास शिकायत जाएगी तो मैडम मुझे इतना समझाएंगी कि वो बचते थे कि मैडम के पास ना जाना पड़े मुझे। आपके जीवन में आपके जीवन साथी ने किस तरह का कोलैबोरेशन रखा? स्कूल में पूरा किया, क्योंकि चिरगांव जैसे कस्बे की मैं बहू थी, तो बाहर निकलना, लोगों से बात करना, और उस दौर में तो मुझे बड़ा संकोच होता था, आदत नहीं थी। ऑफिस में तो बैठ रहे, ठीक है प्रिंसिपल का पद है, लेकिन बाहर कैसे काम करें, यहाँ जाना, तो इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। मतलब आपके पाले में खड़े रहे? बिल्कुल। इसीलिए मुझे ज्यादा परिवार से भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि थोड़ी सी नाराजगी जब आप दादी को पटा सकती तो वो तो आपके जीवन साथी थे। हाँ। जी। और वैसे भी वो भावुक किस्म के इंसान है, किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को भी नहीं, मुझे ही नहीं, कोई आसपास पड़ोस में हो तो वो रात को 12 बजे भी उसका दुख दूर करने चले जाएंगे, अपना नहीं सोचेंगे। सर्दी में स्वेटर पहनना भूल जाएंगे, यदि कोई आवाज दे दे तो दौड़ जाएंगे। तो उनकी ये जो खूबी थी, इसका मैंने फायदा उठाया। बिल्कुल ठीक। गीता जी, इसके अलावा आपके और क्या ऐसे स्टॉक हैं जो आज हमारे चैनल के दर्शकों के साथ आप शेयर कर सकते हैं? मुझे लिखने का बहुत शौक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसको सरल शब्दों में लोगों तक कैसे पहुँचाएं। अब गीता का मैं प्रचार करूँ कि इसको पढ़ो, मेरी हालांकि एक जिद और है कि इसको स्कूलों में पढ़ाई जाना चाहिए, लेकिन स्कूल में कैसे पॉसिबल है? कठिन है, सब प्रैक्टिकली देखें तो कठिन है। पढ़ाने वाले टीचर भी उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, सीधा श्लोक सुनाएंगे और उसका अर्थ बता देंगे। जैसे पंडित जी आते हैं ना, लास्ट टाइम सुनाते हैं लोगों को गीता, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे चाहिए था कि गीता को बिल्कुल सरल बना दूं, सरलता के साथ उनके अंदर समाज बिल्कुल एक कहानी की तरह। तो मैंने गीता का महायोग, और उसमें योग भी जोड़ना था मुझे, क्योंकि योग में सिखाती हूँ हर अध्याय का। जैसे विषाद योग है, अर्जुन को विषाद हुआ तो कृष्ण ने जो समझाया उसका सार का मैंने एक मेडिटेशन बनाया। तो वो मेडिटेशन करेंगे आप तो आपको ये विषाद योग अच्छे से समझ में आ जाएगा। विषाद योग मैंने भी अपने जीवन में बहुत झेला, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सब कुछ मुझे आसानी से मिल जाता। एक महिला होने के नाते आपने जो मुश्किलें झेली हैं, क्या आपको लगता है कि वो जायज थी? उस समय के हिसाब से तो जायज थी। जैसे अब सोचते हैं तो अब महिलाओं को वो नहीं झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन वो समय ही ऐसा था, किसको दोष दे सकते हैं? सब कुछ माइंड सेट थे लोगों के कि महिला है उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, घर के सारे काम करना चाहिए, वो युग ही ऐसा था। तो इसमें दोष किसी को नहीं दिया। हर वक्त के साथ, समय के साथ रीतियाँ बदलती हैं, तो आज वो खुलापन है समाज में। गीता जी, आपने बच्चों को तो प्रशिक्षित किया भी है, अब बहुत इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो योगा से वंचित हैं, कभी आपने उनके लिए भी कुछ काम किया? जैसे आप जिस कॉलोनी में रहती हैं या कहीं आपको आमंत्रित किया गया हो? पहले तो मैंने अब चिरगांव जैसी जगह पे योगा की क्लास चलाई, और मेरी क्लास में मेरे स्कूल का हॉल भरी जैसी चीज जिसे आजकल लोग बड़े शहरों में भी कम जानते हैं। मैंने चिरगांव में उसकी वर्कशॉप की तो 15 लोग आए उस समय। तो मैं चाहूँगा कि रेकी के बारे में सरल भाषा में एक आप हमें दर्शकों को बताइए, असल में रेकी को वो किस तरह जाने और माने? रेकी दरअसल वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड की से आती है। हम सांस लेते हैं, ब्रह्मांड से हमें ऊर्जा मिल रही है, तो इसको हम एक साथ कैसे ले सकते हैं? जैसे सूर्य की रोशनी बिखरी पड़ी है, और यदि इसी को हम एक साथ खींच लें तो
कहीं भी उसमें आग लग सकती है, इतनी उसमें पावर है किरणों कुछ में। वैसा समझे कि पानी अगर बहुत फैल रहा है तो बाढ़ बन जाता है और टरबाइन लगा दो तो विद्युत बना देता है। हाँ हाँ, कुछ ये ऐसा कह सकते हैं। हाँ, इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, सूर्य की बजाय पानी का भी उदाहरण दिया जा सकता है। तो कॉस्मिक एनर्जी को हम इस लेते हैं, जो कि चूंकि ले ही रहे हैं, तो फिर हम रेकी के थ्रू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अब हमारे व्यवहार में, आचार में जो बदलाव आया है, तो उसमें बहुत बाधाएं आ गई। हम बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम पूरी एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं। तो इसमें हम कुछ सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि ये एक जापानी टेक्निक है। जी। तो वो कुछ सिंबल होते हैं, उन्हें यूज करके वो सिंबल उस एनर्जी को बांध के ले आते हैं। तो वो एनर्जी हमको फील होती है, लोग फील करते हैं। जैसे मैं हीलिंग करवाती हूँ, उनको सिखाती हूँ, रेकी हीलर भी बनाती हूँ मैं लोगों को, तो लोग फील करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। ये दोनों हाथ आपके हैं, ये बहुत कीमती हैं। पांचों तत्व तो इसमें हैं, ये हमारी 5 उंगलियां। तो जब ये तत्व पूरे पावर में आते हैं और हम किसी को हीलिंग देते हैं, तो उसको तुरंत फील होना शुरू हो जाता है। अभी आप चाहें तो थोड़ा सा फील कर सकते हैं, यदि कर सकें इस समय, लेकिन आपको हाथ रब करने पड़ेंगे, मैं करके बताती हूँ। जैसे ये तो बिल्कुल सरल विधि है कि ये हाथ रब किए मैंने, एनर्जी आ गई हाथों में, आंखें बंद रहेंगी, जनरेट हो गई। हाँ। अब मुझे यहाँ महसूस करना है अपनी हथेलियों को, चक्र को, कि मुझे क्या फील हो रहा है। तो इस समय यहाँ मुझे फील हो रहा है कि जैसे कोई बॉल चल रही हो एनर्जी की। तो मेरा ऑरा कितना बड़ा है, इस बात से महसूस होगा कि कहाँ तक मेरे हाथ जा रहे हैं। जी। यदि मेरे हाथ इतने जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आगे जाके मुझे कोई बीमारी होने वाली है। अच्छा। हाँ, इससे हम फील कर सकते हैं। और यदि जितना बड़ा हाथ जाएगा हमारा, तो हमारा ऑरा इतना बड़ा है, तो इसका मतलब हम ब्रह्मांड से एनर्जी ज्यादा ले रहे हैं। क्योंकि ऑरा यानी एक जो सूर्य का प्रकाश रहता है ना चारों तरफ, महापुरुषों को देखा हमने, भगवान की तस्वीरों में देखा, तो ये आम आदमी में भी होता है, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा कटा फटा है। और ये एक रशियन हुए हैं, उन्होंने एक ऐसा कैमरा विकसित किया है, कर्लियान। तो उनको किरलियान फोटोग्राफी ही उसे बोलते हैं। हाँ, मेरे पास तो नहीं है वो कैमरा, लेकिन मैंने देखा है, मेरे रेकी मास्टर के पास था, श्री अखिलेश जी के पास। तो आपने ये विद्या कहाँ से सीखी? मैंने ये कॉस्मिक रिदम सेंटर श्री अखिलेश जी से सीखी है, वो मेरे मास्टर हैं। कहाँ पे? इंदौर। अच्छा, कितने समय आपने इसका प्रशिक्षण लिया उनसे? उनसे प्रशिक्षण मैंने लिया करीब 1 साल तक। अच्छा। बीच बीच में जाते थे, तो इसका फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फिर मैंने मास्टर डिग्री ली। फिर मैंने खुद रेकी में? हाँ, रेकी में। फिर मैंने इसको खुद सिखाना शुरू किया। जी। तो वर्तमान में अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे, इस विधि का लाभ लेना चाहे, तो कैसे पहुंच सकता है आप तक? इसीलिए तो आपसे बात कर रहे हैं कि आप पहुंचाएंगे लोगों को। बकाया मेरा बोर्ड लगा ही रहता है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी सिखाती हूँ, स्कूल कॉलेज में भी जाती हूँ, और मैं इसका प्रचार प्रसार भी करती हूँ। योग, मेडिटेशन, रेकी, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी ना किसी तरह अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करें, चाहे योग के माध्यम से करें या आपको जो भी अच्छा लगता है। बकाया मैंने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, NLP की ट्रेनिंग ली, तो देखा वो क्या होता है, वो भी हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि जो सोचो वो हम पा सकते हैं, इसका सीधा सरल शब्द में कहें। लेकिन ये सफल कितना होता है ये भी देख रहे हैं कि यूट्यूब भरे पड़े हैं। क्यों ये सफल नहीं हो पाता है? क्योंकि जाना हमें इसी रास्ते से पड़ेगा, योग मेडिटेशन के रास्ते से। लोग क्या है, एकदम से देखा कोई वीडियो, या अभी मैं लोगों को भ्रम पाल दूं, एक जो सोचोगे आपको 3 दिन में मिल जाएगा, तो मेरे पीछे दौड़ने लगेंगे। लेकिन हर किसी को नहीं मिल सकता है, उसके लिए जो पीछे की तैयारी है वो आदमी नहीं समझ पाता है। इसलिए ये कहा छूट जा रहा है। बस लोग महंगी महंगी फीस दे के सीखना शुरू कर देते हैं कि भाई व्यवसाय की तरह बन गया है। हाँ, तो आजकल हर चीज व्यवसाय बन गई है। लेकिन मेरा जो मानना है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं जो भी बोलूंगी, यदि मुझे उसका अनुभव नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगी। मैं इनकी बातें सिर्फ इसलिए इतना कर लेती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि चलो कम से कम हमारे साहित्य का, हमारे शास्त्रों का, हमारे ज्ञान का विदेशियों ने प्रचार तो किया। जी। प्रचार तो कर दिया उन्होंने। गीता जी, महत्वपूर्ण सवाल आपने बातचीत में बताया था कि आपको लेखन का भी बड़ा शौक है। किस तरह का साहित्य लेखन में आपका रुझान है?
अभी तो हाल फिलहाल में गीता पे लिख रही हूँ, एक और गीता तो आप स्वयं हैं। और एक मैं महिलाओं पे भी लिख रही हूँ, क्योंकि जो मैंने जिंदगी में महसूस जो अनुभव मुझे होते आए, तो उसका शीर्षक मेरा है स्त्री देह से परे। उसमें मैं उनकी जो भावनाएं हैं जो मैंने महसूस की, या मैं जितनी महिलाओं से मिली, जिनसे मिलती हूँ, तो मेरा तो एक ही काम रहता है, पार्टी में भी हूँ तो ऑब्जर्वेशन कर, काउंसलिंग और ऑब्जर्वेशन, आदमी क्या सोच रहा है, क्या किस तरह का बात कर रहा है, फिर उनकी लाइफ देखती हूँ, तो मतलब क्या भावनाएं रहती हैं हमेशा। मतलब महिला को एक आप अच्छी ऑब्जर्वर हैं। हाँ, हमेशा स्त्री को पुरुष के माध्यम से जाना गया, ये मैंने देखा। जितने भी साहित्य हैं स्त्रियों पे, वो किसने लिखे हैं? पुरुषों ने लिखे हैं। तो उनकी अपनी परिभाषा है। रामायण की सीता को किसने लिखा है? तुलसीदास ने। तो सही बात है, पुरुष ने अपनी तरीके की परिभाषा गढ़ दी। हाँ। और वो आज उसने अपनी सुविधा के अनुसार गढ़ दी, जो उसे अच्छा लगा। तो मैं उस चीज को भी तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे रामायण में सीता को दिखा रहे हैं, तो और मूवी में तो कमाल ही कर देते, बेचारी रोती हुई सीता। मैं कह रही हूँ नहीं, सीता एक बहुत स्कूल में, कभी दूसरों के स्कूल में, कभी क्लास ले रही, तो 3-3 बैच भी ले लेती हूँ मैं कभी कभी, यदि लोग इकट्ठे हो जाते हैं। रेकी भी करवाती हैं, मेडिटेशन, मतलब आप क्या नहीं करवाती हैं, लोग मुझसे ये पूछते हैं। मैं कहती हूँ ये सब बस ध्यान की ऊर्जा है। गीता जी, अब 2026 शुरू हो गया है। अब नए वर्ष में आमतौर पर लोग कैलेंडर और डायरी बदलते हैं। आप अपने आप को कहाँ बदलेंगी और किस नए स्वरूप में लोगों को दिखेंगी? हाँ, ये आपका प्रश्न तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मुझे सोचने पे भी मजबूर करेगा। वैसे मैंने जो अभी तक संकल्प लिया है 26 के लिए, ये लिया है कि जितनी ऊर्जा है अब इसको भलाई में ही लगाना है समाज की। अभी बीच में कभी कभी फीस ले लेते थे, इस बार हमने सोच लिया है कि अब जो भी है अब उसे बांटना है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि पहले हमने लिया दुनिया से, अब दुनिया को देने का टाइम आ गया है। मतलब ये कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप ज्यादातर लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षित करेंगे? हाँ, मेरी कोशिश तो यही है, बस परमात्मा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जिसका कोई मूल्य नहीं रखा जाता उसकी वैल्यू नहीं होती है। हाँ, ये भी आसपास के लोग मुझे बताते हैं कि आपका संकल्प यहाँ खतरे में पड़ सकता है। तो देखेंगे, सोचेंगे, क्योंकि अब तो जल की तरह बहना है। यदि परिस्थितियां हुई तो बदल जाओ। जो हट पहले था मुझ में, जो जुनून, अब थोड़ा सा अंतर आ गया है। वो एक अनुभव के बाद अंतर आ जाता है। अब बस ये लगता है कि जो वो करवा रहा है, हम तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उसकी। वो कहेगा पैसे लो तो पैसे लेंगे, वो कहेगा निःशुल्क करो तो निःशुल्क करेंगे। कठपुतली है, बिल्कुल, जैसा वो ना चाहेगा तो ना चलेंगे। गीता जी, एक बार महत्वपूर्ण सवाल, आप इतना सारा योगा करवाती हैं, रेकी में भी आप पारंगत हैं, आपको क्या लगता है इन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मर्द लेते हैं या औरत? वैसे तो इसमें इंटरेस्ट वही लेता है जो बीमार होता है। और लेकिन जेंडर की भी अहमियत है। बहुत सारे क्लाइंट वो होते हैं जो डॉक्टर द्वारा भेजे जाते हैं, लेकिन हाँ, इसमें कहा जाए तो शायद पुरुष ही ज्यादा लेता है। महिलाएं अक्सर इसमें चूक जाती हैं। क्यों? वैसे ये शायद इसको मैं स्पष्ट नहीं कह पा रही हूँ कि महिलाएं भी बहुत सीखती हैं, लेकिन कुछ केसेस में मैंने देखे कि महिलाओं ने कहा नहीं नहीं, आप मेरे हस्बैंड को सिखा दीजिए, वो ठीक हो जाए, फिर मैं बाद में देखूंगी। मतलब उनके द्वारा सुधारना चाहती हैं। हाँ, पहले इनको ठीक कर दीजिए, फिर हम बाद में देख लेंगे। जैसे मैंने कहा, दोनों लोग अब नहीं नहीं, हम घर संभाल लेंगे, सुबह बच्चे देख लेंगे, आप इनको सिखा दीजिए। हालांकि सीरियसली महिलाएं लेती हैं इस चीज को, ये मैं कहूंगी, लेकिन प्रायोरिटी वो अपने हस्बैंड को देती हैं। वो तो सदियों की कथा है। गीता जी, आपने बातचीत में बताया था कि आपने सोसाइटी के लिए कुछ अलौकिक अकल्पनीय काम किए हैं। मैं चाहूंगा कि आप उसका भी उल्लेख करें। जैसे योग जैसी चीज को लेके जेल में जाना और वहां से परमिशन लेना कि मैं उन अपराधियों को योग कराना चाहती हूँ, उनकी मनोदशा को बदलने की, उनकी भावनाओं को चेंज करना चाहती हूँ। इसका मुझे फायदा भी हुआ। महिलाओं को मैंने वहाँ योग सिखाया, फिर उन लड़कों को लिया जो शायद यहाँ 18 साल की उम्र तक के थे, किशोर। हाँ, और कुछ उसके बाद 18 साल से लेके 23 या 22 साल तक के अलग बैरक में रखे जाते हैं, उन बच्चों को लिया।
उनके साथ मैंने बातचीत फ्रेंडली होके की तो वो इतने मतलब उनको इंतजार करने लगे थे वो कि मैडम कब आएंगी, योगा वाली मैडम कब आएंगी, वो पूछते तो थे। वहाँ आप कई बार गई हैं? हाँ, मैंने पूरा एक साल प्रशासन तक किया। हाँ, और अभी भी कर रही हूँ। महिलाओं के लिए वहाँ मैंने रोजगार के लिए, जेलर साहब ने कहा कि इनके लिए कुछ योग के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध कराइए, तो उनसे थैले बनवाए कपड़े के, उनको कपड़ा खरीद के दिया, थैले बनवाए। और मैंने वहाँ पर योगा डे भी मनाया। अच्छा। मुझे सन याद नहीं आ रहा। जी। योगा डे भी मनाया, वहाँ उनको अपने एनजीओ की टी शर्ट दी सारे, तो वो फोटो आप देखेंगे। आपने जिक्र किया एनजीओ, किस नाम से है आपका एनजीओ? डिवाइन हेल्प सोशल वेलफेयर सोसाइटी। ये इस एनजीओ के माध्यम से मैं सोशल वर्क करती हूँ। जी। तो उस नाम से मैंने उनको टी शर्ट दी। तो योगा डे वाले दिन वहाँ का माहौल ऐसा लग रहा था, सब व्हाइट टी शर्ट में बैठे, लग ही नहीं रहा था ये अपराधी हैं। जी। अब उसमें कुछ तरह तरह के अपराधी थे, मैं कभी बात करती थी तो एक पॉक्सो एक्ट में था। मैं तो ज़्यादा इसके बारे में जानती ही नहीं थी, जब जिस समय जाती थी, जब मुझे पता चला तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें माता पिता ने या स्कूल में किसी ने सिखाया नहीं कि लड़की 17 साल की है, तुम 18 साल की हो, क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ? नहीं, मुझे पता नहीं था। पता होता तो मैं कभी उसको जानकारी तो मैंने उससे कहा कि तुम बोलो क्या कहना चाहते हो। पढ़ रहा था वो, वहाँ फॉर्म भरा हुआ था उसने, क्योंकि उसकी जिंदगी, बोला मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, कोई उपाय बताओ मुझे। तो बड़ा मुझे अजीब सा दुख सा फील हुआ कि इस लड़के के लिए क्या करूं, क्या बताऊं। योग तो कर ही रहा है, मेडिटेशन क्या इसके लिए हो सकता। तो मुझे याद आया कि मैंने एक ट्रेनिंग और ली थी, जिसे मैं ज़्यादा खुद भी लाइक नहीं करती हूँ। मुझे लगा इस लड़के को वो ही बता दूँ, होपोनोपो प्रेयर। ये क्या होती है? इसमें एक डॉक्टर ने, मुझे अचानक से दिमाग में आया कि ये एक डॉक्टर ने इजाद की है और उन्होंने जेल में इसका प्रयोग किया था, तो बहुत सारे अपराधियों को ठीक किया था। इसका ये इतिहास है। तो ये होती क्या है, किस तरह से? इसमें हम ब्रह्मांड से माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो अपने धर्म में भी थी, लेकिन मैंने उस समय मुझे वो डॉक्टर याद आ गए कि उन्होंने जेल में किया था। तो मैंने उस लड़के को बताया कि ये बोलना है आपको, बस बराबर बोलते रहो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसको ये शब्द इतने अच्छे लगे कि दूसरी बार मैं गई तो उसने बताया कि मैडम यही लाइनें थी, मैं भूला तो नहीं। और मुझे बाद में पता चला कि उसको जमानत भी मिल गई और वो बाहर अच्छे चाल पे कई बार माफी मिल जाती है। हाँ। और कहाँ आपने? उसके बाद वृद्धाश्रम में मैंने काम किया, क्योंकि मुझे लगा कि एक ये दौर भी इंसान का होता है जब वो वृद्धाश्रम में रहने पर मजबूर है अकेला, तो कुछ उनको भी अच्छी चीजें सिखाई जाए, कहानी सुनाई जाए, गीत सुनाया जाए, उनसे पूछा जाए उनके शौक क्या है, जोड़ा जाए। हाँ, तो कोशिश की मैंने वृद्धाश्रम में भी। और वहाँ की परिणाम कैसे रहे? वहाँ के भी ठीक रहे, वो खुश हुए। और उन्होंने, सबसे खुशी तो मुझे ये हुई कि वो बोले मुझे सब समोसे लाते हैं, कचौड़ी, यहाँ मिठाई बांटते हैं, तो उन्होंने फरमाइश की कि हमको खाना है ढोकला। अच्छा। तो कई लोगों के दांत भी नहीं होते, तो जब ढोकला लेके गए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इतने प्रेम से खाया। तो कभी कभी हमें वृद्धाश्रम जाके वो दशा देखनी चाहिए लोगों की। और इसके अलावा आपके और कौन से? स्ट्रीट के बच्चे जो भीख मांगते मंदिर के पास, एक दिन मुझे उन्हें देख के लगा, सबने कहा ये काम तो बहुत कठिन है, करके देखते हैं। हमारे पास मंदिर है ही और वहाँ भिखारी असंख्य बैठे ही रहते हैं। तो मैंने उनके बच्चों को बुलाया, तो सबसे पहले तो उनको वही चिप्स बिस्किट का लालच दिया, तो आए। फिर उनको पास के प्रांगण में ले गए, मैंने वहाँ कहा मैं इनको बिठा सकती हूँ, तो वहाँ बिठा के उनको मैंने सीधा ओम करवाया। अच्छा। 10 मिनट तक करवाया, क्योंकि सामने चिप्स रखे थे, बिस्किट रखे थे, तो उन्होंने 10 मिनट तक किया। उसके बाद वो, मैं मंदिर जाऊं, मैं रोज जाती हूँ मंदिर, तो वो जाऊं तो पढ़ना है हमें। उसके बाद मैंने उन्हें पढ़ाई का बात किया, तो हाँ पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा। तो मैंने काफी दिन तक वहाँ ये सखी के हनुमान के मंदिर के पास बच्चों को पढ़ाया, जो मेरी कॉलोनी के नजदीक है। तो मैंने वहाँ जाके एनजीओ के माध्यम से उन्हें पढ़ाया। एनजीओ की बात करूं तो लोग कहते हैं इसमें एक समूह होता है, झुंड होता है। आपके साथ कितने लोगों की टीम है? हमारे पास करीब 10 या 15 लोग हैं, कभी जुड़ते रहते, कभी नहीं। तो उसमें मेल फीमेल दोनों हैं? क्योंकि आमतौर पर जो महिलाएं एनजीओ चलाती हैं वो महिलाएं को ही संचालित करती हैं। नहीं, ये एनजीओ इस तरह का है कि जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे और हमारे कार्य जैसे कि हैं वो कर,
हम कभी एनजीओ के माध्यम से पार्टियां नहीं करते हैं कि लोगों से डोनेशन लिया और पार्टी कर रहे हैं और अपने पिकनिक मना रहे हैं, बसंत पंचमी मना रहे हैं, कभी ये मैं नहीं कभी करती हूँ। यदि त्योहार मनाने भी हैं तो या तो वृद्धाश्रम जाएंगे, जेल जाएंगे, उनके साथ मैं त्योहार मनाती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ ये जो पैसा है ये हम उन पे खर्च करें जो हमारा इंतजार कर, ऐसे इंतजार करते हैं, जरूरतमंद लोगों को हाँ, खर्च करना। उन पे खर्च करती हूँ मैं। आप देख रहे हैं आजकल एनजीओ की बाढ़ सी आ गई है। महिलाओं ने तो इसको ऐसे बना दिया है, सोशल मीडिया पे फोटो की तादाद बढ़ जाती है। क्या कहेंगी ऐसी महिलाओं को? अब इसके लिए मैं क्या कहूँ, क्योंकि भाई ऐसा हो रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है और बहुत बेहद अच्छे तरीके से हो रहा है ये सब, लेकिन अब क्या कहें, जमाना ही कुछ ऐसा है, यही कह के छोड़ दो, क्योंकि आप जितना शॉर्टकट से बढ़ते हैं उतनी ही आपको सफलता मिलती है, लेकिन लोगों को वो क्षणिक सफलता दिखती है। जैसे हम हैं, हम कभी इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि क्या प्रचार प्रसार करना, तो हम धीरे धीरे चलने में विश्वास रखते हैं। जो धीरे चलता है वही जीतता है। हाँ, जीत हार क्या है इस दुनिया में, सब छोड़ के जाना है, हम कितना भी उछल लें कूद लें, अंततः तो वही है एक अंत। तो ये सोच के मैं चलती हूँ बोला, शायद नाम गीता है इसलिए वो। गीता जी, बंजारा बीट एक ऐसा एकेडमिक इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है जो हमारे जैसे लोगों को खोजते हुए पहुँच जाते हैं। आप अपने योग के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने क्रिएशन के माध्यम से हमारे युवा दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? एक संदेश। युवा दर्शकों के लिए तो मेरा यही संदेश है कि हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आइए, आपको वो ज्ञान मिलेगा, गीता से लेके आपको वेदों तक का ज्ञान मैं दे सकती हूँ, लेकिन आप अपने भीतर थोड़ा खुलापन रखिए। और ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी जो आजकल आ रही है, आप प्रसन्न रहना शुरू कर दीजिए। कहीं से शुरुआत नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे ही बोला मेरे तक आई है, कहीं से शुरुआत नहीं हो रही है। आप सिर्फ हंसना शुरू कर दीजिए, खुश रहना शुरू कर दीजिए। और ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक डायरी निकालिए, उस डायरी में अपनी समस्याएं लिखिए, क्योंकि आगे जाके 26 में मैं ये भी करने जा रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रही हूँ जिसकी मैंने शुरुआत भी कर दी है, क्योंकि मैं जिन कॉलेजेस में जाती हूँ वहाँ युवा मुझसे जुड़ते हैं कि मुझे ये समस्या है, आपने ऐसा बोला तो क्या ठीक हो जाए। तो मैं चाह रही हूँ कि उनको मैं वो चीज़ दे सकूँ और बिल्कुल सही और शुद्ध रूप में दे सकूँ, क्योंकि विज्ञापन में मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है। क्योंकि मेरा मतलब है कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, जितना काम मुझसे कराना चाहता है करा रहा है, और जितनी मेरी क्षमता होगी उतना मैं दूंगी समाज को। तो युवाओं को तो मेरा यही संदेश है कि बस खुश रहें और ये सब झंझट छोड़ें, और बकाया जो आपकी परेशानियां हैं उसके बारे में तो फिर अलग से ही युवाओं से बात की जाएगी, उसमें तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। उसके लिए आपके लिए मैं उपलब्ध हूँ। तो ये थी गीता सारिया जी, डॉक्टर गीता सारिया, जो अपनी योग की यात्रा, अपने जीवन की अनमोल पहलुओं की बातें बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए गीता जी बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझसे मेरे बारे में जाना, कि कम से कम आपके माध्यम से जो लोग नहीं जानते हैं वो जान पाएंगे। और मैं लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ जो भी मैं कहूँगी अनुभव से कहूँगी, शब्दों को पढ़ के या रट के मैं कभी बोलती नहीं हूँ। चलिए, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।